नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार अपनी बातों को रखते रहे हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे, कुछ अहम मुद्दे पर बातचीत करना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जातिगत जनगणना की मांग लगातार ओबीसी करता रहा है। एकदम से जो है सरकार जो है अपनी और कदम जो है पीछे खींच लेती है, क्या लगता है? जी देखिए, जातिगत जनगणना का मामला ये है कि इस देश में हम लोग लगातार एक सवाल ये उठा रहे हैं कि बाबा साहब कहते थे ना, जब संविधान लागू हुआ तो ये एक राष्ट्र है नहीं, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। तो राष्ट्र बनना है अगर, तो इसका मतलब ये होता है कि आप तमाम तरह की जो गैर बराबरियाँ हैं उनको दूर करके एक बराबरी का मुल्क बनाएंगे, सबको सबके हिस्से का न्याय व हक मिलेगा। अब इसके लिए क्या होता है कि सरकार नीतियाँ बनाती है कि अच्छा, आपके देश में कि किस जगह के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, कहाँ गरीबी ज़्यादा है, कहाँ सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, तो हर चीज़ का डेटा कलेक्शन करती हैं। फिर सरकारें उस डेटा के मुताबिक पॉलिसी बनाती है कि अच्छा, इस इलाके में ज़्यादा ज़रूरत है तो हमें वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब इस समय अगर हम लोग ये पूछ रहे हैं सवाल कि लगातार इस देश में जाति एक असली सच्चाई के रूप में मौजूद रही है, इसे सब लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन मानते नहीं। तो इसी बात को जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो एक नया भारत जब बन रहा था तो उस समय एक संकल्पना लाई गई कि जाति के नाम पर भेदभाव बहुत ज़्यादा हुआ है। तो 1931 में जब आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद 1941 में जाति जनगणना हुई, लेकिन उसका आंकड़ा नहीं आ पाया, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, तमाम तरह की दिक्कतें थीं। और जब 1951 में जनगणना होने वाली थी तब ये कहा गया कि नया भारत जो बनेगा उनमें हम जब जातियों को नहीं गिनेंगे तो वो जातियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, जाति के नाम पर भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। और उसकी वजह से 1951 के बाद से आज तक कभी जातियों को गिना नहीं गया। लेकिन जाति एक हकीकत, एक सच्चाई के रूप में मौजूद रही है। 70 साल लग गए इस देश को। लगातार आज हम देख रहे हैं कि जाति के नाम पर भेदभाव, अन्याय, शोषण, अत्याचार और अवसरों से वंचित किए जाने के उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। तो अब दो उदाहरण और देता हूं कि जाति जनगणना की मांग क्यों कही जा रही है। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जब आपने जातियों को न गिन करके ये साबित किया कि जातियों को गिनेंगे नहीं तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आप धर्म को गिनते रहे, तो क्या सांप्रदायिकता खत्म हो गई या बढ़ गई? सांप्रदायिकता तो इन लोगों की रथ यात्रा और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बढ़ती है। और दो बात यह कि इन्होंने 2 कमीशन आज़ाद भारत में आर्टिकल 340 के आधार पर 2 पिछड़े वर्ग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। पहला वर्ग काका कालेल का कमीशन और दूसरा मंडल कमीशन। इन दोनों के आधार पर दोनों के अनुशंसाओं को अगर पढ़ा जाए तो दोनों ने कहा कि अगर आपको इस देश में सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को जानना पहचानना है तो आपको जाति जनगणना सबसे जरूरी है, करानी चाहिए, क्योंकि आंकड़े आपके 1931 के हैं। तो न आपने काका कालेश्वर कमीशन की रिपोर्ट मानी, न मंडल कमीशन की रिपोर्ट मानी कि आंकड़े पता चल जाएं कि एक्चुअल डेटा कितना है ओबीसी का, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती तो जनगणना में होती है, ओबीसी की गिनती नहीं होती है। तो जब कमीशन बन रहा है उसमें आपके पास डेटा नहीं है, तमाम जगहों पर डेटा नहीं है, तो फिर ये पॉलिसी मेकिंग कैसे हो रहा है इस देश में? पहला और सबसे अहम सवाल ये है कि हम जाति जनगणना की मांग इसलिए कर रहे हैं कि किस व्यक्ति को कितनी फेलोशिप मिले, किस समाज में कितनी शिक्षा आई, कितना रोजगार आया, कितना उसको और ध्यान देने की ज़रूरत है। यह सब तब होगा एक मुकम्मल देश बनने के लिए जब उसका आंकड़ा होगा। तो क्या ये ओबीसी समाज को एक बड़ा झटका है? सर, ओबीसी समाज को तो झटका है ही। ओबीसी के अगर आंकड़े नहीं होंगे तो कोई 2 तरह की साजिश आपके खिलाफ होगी, ओबीसी के खिलाफ होगी। पहली साजिश ओबीसी में ये की जाएगी कि जितनी आपकी चीज़ें हैं, जितनी आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितना आपको संसाधन चाहिए, अवसर चाहिए, ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ओबीसी को नहीं मिलेगा। तो आप अपने हक से वंचित कर ले जाएंगे। मसलन अब इस देश में अगर मैं पूछूं कि मैंने खुद आरटीआई लगाई कि 2020 में ओबीसी के प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं, तो 19 तक 0 थे, 2020 में आके 9 प्रोफेसर ओबीसी के हैं। जज कितने हैं, वकील कितने हैं, ब्यूरोक्रेट कितने हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कितने हैं, और ज़मीनें कितनी उनके पास हैं, शिक्षा उनके पास कितनी है, व्यवसाय में वो कहाँ हैं, तो आंकड़े आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका लाभ क्या उठाया जाएगा? झूठ बोलने में
और हर राज्य में अलग अलग जो ताकतवर जातियां, थोड़ी सी सक्षम जातियां हैं जो संघीय हिंदुत्व से मुठभेड़ कर रही हैं, ओबीसी की जातियां, उन जातियों को बरगलाया जाएगा ये कह के कि नीचे वाली जो कमजोर जातियां रह गई, तुम्हारा हक तो इन ओबीसी लोगों ने खा लिया है, आंकड़े किसी के पास नहीं रहेंगे। तो झूठ बोलने में आपको कामयाबी हासिल होगी। तो ओबीसी के सबसे बड़ा अन्याय है कि अगर जाति जनगणना की मांग को नकारा जा रहा है। लेकिन मैं शुरू में यह स्पष्ट कर दूं कि जाति जनगणना का सवाल केवल ओबीसी की जनगणना का नहीं है। यह जनगणना मतलब सबकी जातियों की जनगणना होनी चाहिए। इस देश में यह भी पता चले कि कितने प्रतिशत ब्राह्मण की जनसंख्या है, वो शिक्षा में कितने हैं, रोजगार में कितने हैं, व्यवसाय में कितने हैं, और देश के अलग अलग सत्ता प्रतिष्ठानों में वो कितने बैठे हुए हैं। इस देश को सबके आंकड़े जानने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग अपनी आबादी के अनुपात से कई गुना ज़्यादा लाभ लिए हुए हैं और कुछ लोगों की आबादी इस देश में आधी से ज़्यादा है और उनको इस देश में 10% भी संसाधन और अवसर नहीं मिले। इसलिए जाति जनगणना पूरे देश का सवाल है, केवल ओबीसी का सवाल नहीं है। इसमें पूरे देश का हित है। अगर देश को मुकम्मल बनाना है, अगर इस देश को सबके न्याय और हक के लिए बनाना है, तो दोनों चीज़ देखना है, किसको कितना चाहिए था उससे कम मिला और किसने अपने ज़रूरत से ज़्यादा हक मार लिया है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ओबीसी समाज की इतनी बड़ी तादाद है और बीजेपी को वोट बैंक में जाती है लगातार। अब ठीक चुनाव आने से पहले सरकार जब इस बात से मुखरती है तो क्या लगता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। क्या लग रहा है कि इसकी अहमियत खत्म है? बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव एक ऐसा लिटमस टेस्ट होता है लोकतंत्र में जिससे आप ये मानते हैं कि चुनाव के दबाव में कई बार कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो सरकारें अमूमन करना तो नहीं चाहती। उसके पीछे वो ये करते हैं कि वो चुनावी कैलकुलेशन करते हैं कि अच्छा यह नियम पॉलिसी बनाए, तो जैसे SC स्टेट और सिटी एक्ट आया तो उस पर पूरा भारत बंद हो गया, देश का बहुजन सड़कों पर उतर गया, तो उनको वापस अध्यादेश लाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा करके। तो कुछ दिन बाद क्या किया, EWS आरक्षण लागू कर दिया, सवर्णों को आरक्षण दे दिया जिसकी कोई जरूरत इस देश में नहीं थी। ओवर रिप्रेजेंटेड लोगों को आरक्षण दे करके खुश किया गया। वैसे ही रोस्टर आया, रोस्टर पर अध्यादेश लागू करना पड़ा क्योंकि भारत बंद हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी को बेचने के लिए नई शिक्षा नीति लागू कर दी। तो जो चीज़ मांगी जा रही है उससे ज़्यादा नुकसान ये कर दे रहे हैं। इसलिए चुनाव कई बार एक लिटमस टेस्ट होता है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, क्योंकि बिहार चुनाव के पहले संघ प्रमुख ने जब एक बयान दे दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो उन्हीं की समीक्षा हो गई और 2015 के चुनाव में बुरी तरह हार गए। अब इनके पास इस देश का बहुजन, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा, अकलियत के लोग और महिलाएं, इनकी ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि कैबिनेट में मिनिस्टर बनाने के बाद पोस्टर लगा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ रहा है कि मैंने इतना ओबीसी बनाया, इतना दलित बनाया। कभी ये नहीं बताए थे ब्राह्मण कितना बनाया। तो जाति की राजनीति मजबूत हुई है, लेकिन जाति के नाम पर अब झूठ बोलने का भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो यह जो जाति जनगणना के सवाल पर लगातार मोदी सरकार पीछे हो रही है, लगातार वो अगर ये मना कर रही है, तो अब इम्तिहान इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों का है। अगर उनको ये गुमान है कि ये दलित, पिछड़े, आदिवासी हमें ही वोट देंगे, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी हम जाति जनगणना नहीं भी कराएंगे तो भी हमें वोट देंगे, तो मौका है जमहूरियत में, लोकतंत्र में वोट का अधिकार होता है। अगर आपके आंकड़े नहीं रहेंगे तो आपकी हकमारी लगातार रहेगी और आप कभी भी न्याय नहीं पाएंगे। इसलिए अगर बीजेपी कर रही है जाति जनगणना, हम नहीं कराएंगे। अभी पिछले दिनों उन्होंने कह दिया कि जाति जनगणना का कराने का कोई ख्याल हमारा नहीं है। तो अब इस देश का बहुजन जमहूरी तरीके से, डॉक्टर लोहिया कहते थे ना, सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। संसद में बैठे लोग अगर आम जनता के भाव के विपरीत जाकर के कह रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं होगी, तो पूरे इस बहुजन समाज को सड़कों पर उतर के इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन करना चाहिए। क्योंकि अगर 21 में जाति जनगणना नहीं हुई तो फिर आगे तो पता ही नहीं कि जाति जनगणना कभी होगी भी कि नहीं होगी। ये सवाल है। अगर ये नहीं कराते हैं तो इनको चुनाव में पटखनी देनी होगी। बेरोजगारों और किसानों के साथ मिल करके इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी एक साथ खड़े होकर के ऐसी सरकार को ध्वस्त कर दें, नेस्तनाबूद कर दें जो कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। ये मेरा टेक है और ये आपकी परीक्षा है। कोई सरकार जनता से बड़ी कैसे हो सकती है? और देश की आधी आबादी ओबीसी है और वो हिंदुत्व को अपने कंधे पर धोने में गर्व महसूस करती। अरे भाई, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप अच्छे हिंदू बने रहे तो अखिलेश यादव का घर क्यों धुलवाया?
आप अच्छे हिंदू बने रहे तो आपके प्रोफेसर क्यों नहीं है, जज क्यों नहीं है, वकील क्यों नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों नहीं है। मेरे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और वाइस चांसलर बन रहे संघ के आए हुए लोग हैं, सारे अपर कास्ट हैं। 80 डिग्री कॉलेज है, सारे अपर कास्ट के लोग प्रिंसिपल बने बैठे हैं, डायरेक्टर, डीन, रजिस्ट्रार, सारे वो लोग बैठे बने जिनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया गया। तो अब कहना यह है कि अगर आधी आबादी इस देश की है और वह अपनी जाति जनगणना नहीं करा पा रही है, वो बहुजन जो दलित और आदिवासी पिछड़े के साथ मिल करके इस देश में सवर्ण की गिनती, मैं तो एक प्रपोजल दे रहा हूँ, मत कराओ जाति जनगणना। इस देश में कितने सवर्ण हैं उनकी गिनती करा लो और सवर्णों की गिनती करा लो, फिर भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सवर्णों की गिनती करानी चाहिए, गिनती तो सबकी होनी चाहिए, खासकर सवर्ण की गिनती होनी बहुत जरूरी है। सरकार तो चाहती है कि मंत्रिमंडल में ये लोग बने रहें, पर जब इनके हक और अधिकार की बात आती है तो इस तरीके से साफ सुप्रीम कोर्ट को जाके मना कर देती है कि रबर स्टाम्प चाहिए इस देश में। इस तरह के लोग जो सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं, वे लोग रबर स्टाम्प चाहिए उनको अपना चेहरा लोकतांत्रिक दिखाना है, इसलिए वो अपने को कभी अपने सेल्फ मेड ओबीसी प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ता है तो वो कहता है कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूँ, जो जिसने खुद ही पिछड़ा अपने को बनाया। राष्ट्रपति बनाया जाता है तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, हमने 27 ओबीसी कैबिनेट बनाए, हमने 12 दलितों आदिवासियों को कैबिनेट मंत्री बनाया। भाई जाति के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे, फूले, बिरसा, अंबेडकर, पेरियार की विरासत के लोग, उनको तुमने इस देश में बदनाम किया कि ये जातिवादी लोग हैं। तो ये संघी लोग अपनी जातियां क्यों बताते हैं? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, कैबिनेट मंत्री की, मुख्यमंत्री की जाति बताने वाले जातिवादी नहीं हुए क्या? तो ये एक तो विमर्श है इस देश में। अब दूसरी बात, इनको कैसे लोग चाहिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैसे मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ना हो तो इसलिए मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन दो चेहरे हैं जो उनको डेमोक्रेटाइज दिखाते रहते हैं। वो कभी मुसलमानों के लिंचिंग पर एक शब्द नहीं बोले होंगे, कभी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर आरएसएस और बीजेपी की जो नफरत की सियासत है इसके खिलाफ मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन का बयान नहीं मिलेगा। वैसे ही दलित, वैसे ही ओबीसी, वैसे ही आदिवासी मंत्री और अधिकारी आरएसएस से लेकर के बीजेपी में हैं। क्या कभी इन्होंने जबान खोली बीजेपी की लाइन के खिलाफ जाकर के, आरएसएस की लाइन के खिलाफ जाकर के? इनकी हिम्मत है? अरे ये रबर स्टाम्प बना दिए गए लोग हैं। निर्णय कौन लेता है? आरएसएस, और उसमें अपर कास्ट वैसे लोग हैं, ये लोग उस पर मुहर लगाते हैं। ये सब तानाशाही फासिस्ट सरकार है, मनुवादी सरकार है जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी है, लेकिन लोकतांत्रिक दिखती रहे इसलिए कुछ चेहरों को वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सामने खड़ा कर देती है। अरे मजाल है तो एक बार ये सारे मिनिस्टर दलित, पिछड़े, आदिवासी जितने भाजपा के हैं, एक बार एक चिट्ठी लिख करके दे दे मोदी को कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में ओबीसी रिजर्वेशन क्यों नहीं है, हॉस्टल में रिजर्वेशन क्यों नहीं है, न्यायपालिका में रिजर्वेशन क्यों नहीं है, बिजनेस में आपके लोग क्यों नहीं है, ये सब करके देख लें, ये लात मार के बाहर कर दिए जाएंगे। इनकी औकात कुछ नहीं होती, इनको रबर स्टाम्प के तौर पर इस्तेमाल है। मैं तो कहता हूँ उनका ज़मीर जाग जाए। जागो भाई, तुम अपने समाज के लिए घात कर रहे हो, तुम अपने लाभ, निजी लाभ ले रहे हो, प्रोफेसर बन रहे हो, कुलपति बन रहे हो, मिनिस्टर बन रहे हो और तमाम चीज़ें बन रहे हो। समाज का क्या हो रहा है? संघियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, संघियों के साथ गलबैयाँ कर रहे हो। ये समाज का घात है, तुम्हें यह समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम बन जाओगे प्रोफेसर, बन गया प्राइम मिनिस्टर, कोई बन गया कोई राष्ट्रपति, समाज का क्या भला किया उसने? ये संघ की दलाली करके अगर आप आगे बढ़ जाते हो ना, तो ये दलाली कभी समाज के हित में नहीं आती। ये एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, जातिगत जनगणना ना कराने से चुनाव में क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, चुनाव का मतलब ये है कि जनता अगर जागरूक हुई, इस देश का विपक्ष, सामाजिक संगठन, हम जैसे लोग, अगर हमारी आवाज़ जनता तक जाने में कामयाब होती है तो हम जनता को ये समझा पाएंगे कि तुम्हारे हक को मारने के लिए ये सब किया जा रहा है और तुम इनको कभी वोट मत देना, इनको सदा से बेदखल करो। अगर हमारी आवाज़, जिसके पास न संसाधन है, न मीडिया है, न टेलीविज़न है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम लोग तो सबसे हाशिए पर ढकेल दिए गए लोग हैं, उनके पास तो करोड़ों रुपए की रैली है, अरबों रुपए का टेलीविज़न है, अखबार है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और अज्ञान बना दी गई भीड़ है। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासियों को शिक्षा छीन ली ताकि वो मूर्ख बने बैठे हुए। अचानक कोई आता है, कहता है हिंदुओं खतरे में हो, चलो देश बचाने, और वो चल देता है। घर नहीं बचाता, वो देश बचाने चला जाता है। वो अपनी नौकरी के लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपनी शिक्षा के लिए नहीं लड़ रहा है, हिंदू धर्म बचाने लड़ रहा है। और मलाई कौन खा रहा है? जय शाह, अमित शाह का बेटा जय शाह खा रहा है। ये बाबा बन गए लोग, मंदिर की पूजा की संपत्ति ले रहे हैं और बिजनेस व्यापार से लेकर के पूरा देश को हड़प रहे हैं, अंबानी अडानी बन रहे हैं। तो अगर हम समझाने में कामयाब हो गए तब तो ये चुनाव हारेंगे। अगर ये जनता नहीं समझ पाई, झूठ में फंस गई, तो फिर से इनको जिता देगी। तो इम्तिहान तो जनता का है कि आप किसको जिताते हैं। प्रोफेसर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि
इनकट मारना। आप सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट हैं आपकी रणनीति क्या रहेगी? लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि आप डॉक्टर साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? आपकी इस रणनीति क्या है? भगत सिंह से पूछा गया कि तुम बताओ अपने कैदियों के बारे में, अपने साथियों के बारे में। तो भगत सिंह ने एक शेर लिखा था। भगत सिंह ने कहा कि उनकी ये ज़िद की नया तर्जे ज़फ़ा क्या है, मेरा ये शौक़ कि देखें सितम की इंतहा क्या है। वो उनका काम जो है वो करेंगे, हम अपना काम हमारा करेंगे। हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं जिस पर एस्मा लागू नहीं होता, यानी हम अपनी सरकार की आलोचना कर सकते हैं। हम प्रोफेसर हैं, हम आलोचना कर सकते हैं। हमारे पास इस नौकरी को हमसे कोई नहीं छीनेगा क्योंकि सरकार की आलोचना क्यों कर रहा है। अलग कोई बहाना बना के हमको किनारे कर दिया जा सकता है, चुप किया जा सकता है। हनी बाबू की तरह, प्रोफेसर हनी बाबू की तरह जेल में डाला जा सकता है, उमर खालिद की तरह और तमाम छात्रों की तरह जेल में तो डाल सकते हैं, लेकिन नियम तक कोई कानून से हमें दबा नहीं सकते। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अगर कोई चीज़ देख रहे हैं, बाबा साहब क्या करते थे, लोहिया क्या करते थे, वो लोग जो देख रहे थे कि समाज को अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए ये दर्शन है, ये विचार है, उस पर किताबें लिखते थे, लोगों के बीच जा कर के भाषण देते थे, लोगों को समझाते थे कि उठो जागो और गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो बेड़ियाँ अपने आप तोड़ लेगा। तो मेरी इतनी सी भूमिका है। वे बहुत बड़े तंत्र में मैं एक अदना सा व्यक्ति हूँ, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं। हमारी भी जो जिम्मेदारी है कि लोगों को समझाया जाए, हम वो समझाते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे कि आपके असली सवाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हैं। निजीकरण में पूरा देश अगर बेच दिया तो आरक्षण कहाँ लोगे? तुम्हारा आरक्षण खत्म, सामाजिक न्याय ध्वस्त हो चुका है। बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी के सपनों का भारत अब कभी नहीं बनने वाला। ये गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार के सपनों का भारत है। ये बात हम बुलंदी से कहते रहेंगे। यही हमारा काम है, यही हमारी रणनीति है और यही हमारी जिम्मेदारी है। दिल दक्षिण से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे, अपने विचार इन्होंने दिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो कि इस तमाम ऐसे मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी। कैमरामैन पुनीत के साथ मैं सुशील बालेश्वरी, दलित दस्तक के लिए।